नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, अब उनकी सूची भी प्रकाशित करनी पड़ेगी। जिनके नाम कटे हैं वो जब दावा करेंगे तो आधार कार्ड भी दे सकेंगे। जिस आधार कार्ड का विरोध चुनाव आयोग किए जा रहा था, वो अब 65 लाख लोगों की सूची में शामिल लोगों के लिए प्रमाण पत्र बन गया है। इससे यह साबित हो जाता है कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी, वो सूची समावेशी नहीं थी। आधार कार्ड को नहीं रखना मतदाता के एक बड़े वर्ग को बाहर करने का आरोप विपक्ष का सही साबित हो जाता है। जिस आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग उतारू था, आज वह भीतर आ गया है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। कोर्ट ने बिहार एसआईआर के मामले में अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन आज के ये दो बड़े आदेश आयोग की बड़ी हार हैं। बिहार में विपक्ष की इस मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है। चुनाव आयोग 65 लाख लोगों की सूची प्रकाशित करने से इनकार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है 65 लाख लोगों को बताना होगा कि उनका नाम क्यों काटा गया। उनकी सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी और आपत्ति करने वाले आधार नंबर दे सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 65 लाख लोगों की सूची का व्यापक प्रचार करना पड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए। दूरदर्शन से लेकर रेडियो पर इसका प्रचार होगा, अखबारों में विज्ञापन देना होगा और जिला निर्वाचन अधिकारियों की सोशल मीडिया साइट पर भी प्रचार करना होगा। पंचायत और बीडीओ के दफ्तर में नोटिस बोर्ड पर काटे गए लोगों के नामों की सूची लगाई जाएगी। नाम काटने के कारण बताए जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा लिस्ट को इस तरह से प्रकाशित करना होगा जिससे नाम सर्च करने में आसानी हो। 9 अगस्त के हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था उस पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, यानी कानून उसे मजबूर नहीं करता कि वह काटे गए लोगों के नामों की सूची तैयार करे और अलग से सूची प्रकाशित भी करे। कारण भी बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह चुनाव आयोग की दलील है। 4 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को बता दिया कि क्या करना है और क्या सही है। एक वोटर के अधिकार के खिलाफ जाकर दलील देने वाले आयोग और उससे ज्यादा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इतिहास अब याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याद किया है और अपील की है कि अब तो प्रेस के सामने आकर सवालों के जवाब दें। कौन अधिकारी कहां, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की ही नहीं, अब लैपटॉप डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालाइजिंग की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। यह कितनी बड़ी हार है चुनाव आयोग की। आप सभी को जानना चाहिए कि आपका वोट क्यों कट गया। आपके परिवार के लोगों का नाम मरने वालों की सूची में क्यों आया भी है या नहीं, और आयोग कितने तरीके से बहाने बना रहा है कि जानकारी नहीं देनी है, लिस्ट नहीं देनी है। यही नहीं, जिनके नाम कटे हैं उन्हें कारण भी नहीं बताने हैं। जिद देखिए चुनाव आयोग की। याचिकाकर्ता के वकील दलील देते रहे कि आपको कारण बताना चाहिए कि क्यों नाम कटा है, लेकिन चुनाव आयोग इनकार करता रहा। आज अदालत में आयोग की सारी दलीलें ध्वस्त हो गईं। जस्टिस बागची ने इस पूरी बहस को मतदाता के जानने के मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी खास स्थिति में अलग कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एसओपी यानी स्टैंडर्ड प्रक्रिया यही है कि आप प्रचार करें ताकि लोग
अपना अपना दावा कर सकें। तो जिसका नाम कटा है उसे यह जानने का अधिकार है कि उसका नाम क्यों हटाया गया। इसके लिए जरूरी है कि आप अधिक से अधिक प्रचार करें। जितना प्रचार कर सकते हैं उतना प्रचार कीजिए, क्योंकि यह वोटर के जानने का अधिकार है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे पड़ोसियों या परिवार से भी पता चलना चाहिए। पारदर्शिता होगी तो मतदाता में विश्वास बढ़ेगा। आप एक कदम आगे जाकर वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा। आयोग के वकील ने कहा बहुत प्रचार तो हुआ है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा साफ साफ जानकारी दीजिए ताकि लोग अपनी तरफ से सुधार कर सकें। इस पर आयोग के वकील ने कहा हम राज्य सरकार की वेबसाइट यूज नहीं कर सकते, बहाने देखिए। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आप राज्य के निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोग के वकील कहते हैं निर्वाचन अधिकारी की साइट पर यह जानकारी है। इस बात पर जस्टिस बागची ने कहा ऐसा लगता है वो जानकारी लिस्ट के रूप में नहीं है, एक फॉर्म है जिसमें अपना नाम और एपिक नंबर डालना पड़ता है और उसी के बाद जानकारी मिलती है। ड्राफ्ट लिस्ट की तरह एक लिस्ट दी जा सकती है। तो इस बहस से यही पता चलता है कि चुनाव आयोग की नीयत सही नहीं थी, उसकी दलील भी सही नहीं थी और अपनी बात के हक में प्रमाण भी ठोस नहीं था। वह केवल बहाने बना रहा था। एक ऐसे दौर में जब अंधी गुफा में होने का एहसास होता है तो सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग दे देता है। आज भी यही हुआ। कई दफा पहले भी 2 दफे दिशा निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हर धर्मिता में वो माने नहीं आधार कार्ड को लेकर के। आज उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है और वर्गीकृत डेटा जहां हर जगह उपलब्ध कराना होगा, वेबसाइट पे पंचायत भवन तक। मैं समझता हूं कि जिस वर्गीकृत डेटा में लोगों को पता होगा कि अगर मेरा नाम इंक्लूडेड नहीं है तो कारण क्या है। डेथ का डेटा अलग, डुप्लीकेशन का डेटा अलग, शिफ्टेड का डेटा अलग, ये तमाम चीजें। और मैं समझता हूं आज का दिन फिर से इस पुस्तक के नाम इसने सरोकारों की रक्षा कर ली। भारतीय संविधान में जो मताधिकार, जो सबसे खूबसूरत अधिकार है, उस पर काले बादल मंडरा रहे थे, आज वो छटे हैं। मैं समझता हूं कि एक नजीर भी पेश हुई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय गणराज्य को प्रधानमंत्री मोदी और ढोल पीटने वालों की साजिशों से बचाने की एक लंबी लड़ाई है, लेकिन बिहार में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उम्मीद की एक किरण है। यह पहला बड़ा कदम है। सवाल है कि अगर चुनाव आयोग 2003 की वोटर लिस्ट एक झटके में वेबसाइट पर डाल सकता है तो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी सूची क्यों नहीं डाल रहा था। इतने कम समय में 24 जून का आदेश है और 25 जून से काम शुरू हो गया बिहार में। इतने कम समय में हजारों बीएलओ को फोन पर एसआईआर का सॉफ्टवेयर कैसे उपलब्ध करा दिया गया। अगर यह काम इतने कम समय में हो सकता है तब फिर जिनके नाम कटे हैं या जिनके नाम मृतकों की सूची में आए हैं उसके लिए आयोग वेबसाइट क्यों नहीं बना सका और अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सका। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर नागरिक को जानने का अपना अधिकार है जो उसे संविधान से मिला है। उन्होंने आयोग से पूछा कि आप बताइए आपने क्या व्यवस्था बनाई है। तब आयोग ने कहा कि बूथों की संख्या बढ़ा दी है, बीएलओ का फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया है, अधिकारी और वॉलंटियर घर घर जाकर बता रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक बीएलओ का फोन बचता ही रह जाएगा, उसे और भी काम करने हैं, वह अभी भी दस्तावेज जमा कर रहा है। कायदे से आयोग को खुद से लिस्ट प्रकाशित कर देनी चाहिए थी ताकि जो सर्च कर सकते थे वो अपने स्तर पर सर्च कर लेते, उन्हें बीएलओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और इनमें से 22 लाख मृत हैं। लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसके लिए क्या व्यवस्था है। परिवार को पता चलना चाहिए कि उनके सदस्य का नाम जिंदा लोगों की सूची में है या मृतकों की। जस्टिस सूर्यकांत जानना चाहते थे कि मृतक लोगों के नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं, ब्लॉक और सब डिविजनल लेवल पर क्यों नहीं बताया जा सकता है, वेबसाइट पर इनके नाम क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक नैरेटिव है कि परिवार वालों को ही नहीं पता कि उनके रिश्तेदार को डिलीट करके लिस्ट में मृत घोषित कर दिया गया है।
अगर आप लिस्ट सार्वजनिक कर देंगे तो यह नैरेटिव खत्म हो जाएगा। तब आयोग ने कहा कि राजनीतिक एजेंट को इस काम में जोड़ा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दलों के एजेंट से क्यों उम्मीद की जाती है कि वो वोटर को जाकर बताएगा उसका नाम काट दिया गया है। यहां हम बता देना चाहते हैं, राजनीतिक एजेंटों की एक सूची मीडिया रिपोर्ट में छपी थी। इस सूची के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक एजेंटों की संख्या विपक्ष के दलों की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो इस अंतर का असर भी वोटर के जानने के अधिकार पर पड़ सकता है। कोर्ट का यह सवाल कि राजनीतिक एजेंट के पास क्यों दौड़ना पड़े, सैद्धांतिक रूप से भी सही था और व्यवहारिक रूप से भी। वोट का अधिकार सुरक्षित करने का काम किसका है? चुनाव आयोग का। तो उसकी दोनों दलीलें आज ध्वस्त हो गई। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट वेबसाइट पर इस तरह से नहीं डाला गया कि लोग आसानी से सर्च कर लें, उसका अध्ययन कर सकें, और 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनकी सूची नहीं दे रहा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, लिस्ट को इसी रूप में प्रकाशित करना होगा कि कोई भी अपना नाम सर्च कर सके। हम आपको दिखाते हैं, यह 2003 की वोटर लिस्ट है। आप जिला, प्रखंड, बूथ स्तर का नाम डालें, आपको एक सूची मिल जाएगी। वो सूची बूथ स्तर के कारण संक्षिप्त होगी। कुछ वोटर के नाम आएंगे और आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके बूथ पर कोई वोटर फर्जी है या नहीं, किसी का नाम कटा है या नहीं। अगर 2003 की लिस्ट में यह सुविधा दी जा सकती है तो 65 लाख लोगों के नामों की सूची में क्यों नहीं दी जा सकती? ड्राफ्ट सूची में क्यों नहीं दी जा सकती, ताकि लोग झट से अपना नाम डालें और सर्च कर लें? वकील प्रशांत भूषण ने 13 अगस्त को क्या कहा था? यही कि अगर वेबसाइट पर लिस्ट डाली जा सकती है और सर्च किया जा सकता है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? इसे बूथ के हिसाब से राजनीतिक एजेंट बीएलए को क्यों दिया जा रहा है? इसी से पता चलता है आयोग की नीयत सही नहीं। प्रशांत भूषण ने कहा, चुनाव आयोग ड्राफ्ट लिस्ट की ऐसी कॉपी डाल रहा है जिससे कोई सर्च नहीं कर सकता। 65 लाख लोगों की नामों की सूची नहीं डाल रहा। तो आयोग इतना विरोध क्यों कर रहा था? क्या इसलिए ताकि विपक्षी दल और एडीआर जैसे संस्थान उस लिस्ट की समीक्षा ना कर सकें और गड़बड़ियों को सामने ना ला सकें? आयोग के वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत में कह दिया कि दिल्ली में बैठकर एडीआर डेटा की माइनिंग करना चाहता है, यानी उसका विश्लेषण करना चाहता है। तो यह बात है, कोई गड़बड़ी ना पकड़ ले, आप इस पर लोहे का दरवाजा लगाना चाहते हैं, तो यह बात है, अब जनता समझ गई। मगर जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ आयोग से कह दिया, लिस्ट इस तरह से प्रकाशित की जाए जिससे कोई भी आसानी से ढूंढ सके। वकील वृंदा ग्रोवर ने मांग की कि लिस्ट सर्च करने वाली हो। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, सर्चेबल होना ही होगा, इसके लिए आयोग के पास 3 दिन का समय है। तो डेडलाइन अब आयोग को मिली है, 3 दिनों के भीतर प्रकाशित करनी है सर्चेबल लिस्ट। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, जिसका नाम कटेगा उसे कारण बताना होगा और जवाब देने का मौका भी मिलना चाहिए। प्रशांत भूषण ने एक पुराने केस का हवाला दिया। 1995 में 1,67,000 लोगों को नाम काटने का नोटिस जारी हुआ, लेकिन तब कोर्ट ने कहा था आपको कारण बताना होगा कि क्यों इन पर संदेह है और इनका नाम हटाया जा रहा है। मगर अब चुनाव आयोग इसी जिद पर अड़ा है कि 65 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं, लेकिन कारण नहीं बताएंगे। यानी 8 करोड़ वोटर का कागज देखने चले इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश का कागज दिखा दिया कि अब पहले आप कागज दिखाइए, कारण बताइए, तब वोटर आपको कागज दिखाएगा और दावा करेगा। इसे कहते हैं बाजी का पलट जाना। और इससे पता चलता है यह आयोग एक वोटर के अधिकार की रक्षा नहीं कर रहा है, उसकी नीयत में खोट है। प्रशांत भूषण ने कहा, आयोग आधार और एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार कर रहा, क्यों जल्दबाजी कर रहा है? इसी से साबित होता है उसकी नीयत में खोट है, मनमानी कर रहा है। अब आते हैं एक अहम सवाल पर। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव दोनों एक अलग कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यह कैटेगरी है नॉन रिकमेंडेड की। जैसे आप यह फॉर्म देख रहे हैं,
बीएलओ मतदाता के फॉर्म का फोटो खींचकर अपने फोन से अपलोड करता है तो नीले रंग की दो पट्टियां आ जाती हैं, रिकमेंडेड और नॉन रिकमेंडेड। अगर गलती से भी नॉन रिकमेंडेड की पट्टी दब गई तो किसी वोटर का नाम कटने की स्थिति में आ सकता है। अगर जानबूझकर दबा दिया गया तो लाखों वोटर को इस रास्ते से बाहर किया जा सकता है। उनका नाम या तो फाइनल लिस्ट में आने से रह जाएगा या फिर उन तक नोटिस पहुंच पाया तो इतना कम समय मिलेगा कि वे मुश्किल से अपना दावा कर पाएंगे। योगेंद्र यादव ने बिहार के 2 जिले का आंकड़ा दिया कि वहां 10 और 12% से अधिक वोटर के नाम नॉन रिकमेंडेड की सूची में डाले गए हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, अगर एक विधानसभा में 30,000 वोटर भी नॉन रिकमेंडेड की सूची में आ गए तो इतनी बड़ी संख्या को 20 दिनों के भीतर नोटिस भेजना होगा, अपील का मौका देना होगा, जो संभव नहीं। हमने योगेंद्र यादव से कहा कि विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए नॉन रिकमेंडेड के जरिए क्या खेल हो सकता है। लेकिन जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आया तब कुछ जिलों की सूची इंटरनेट पे आनी शुरू हुई। कुछ स्रोत से मुझे दरभंगा की टेबल मिली। अब देखिए, पूरे दरभंगा जिले का मामला है। दरभंगा जिले में शुरुआत में 30 लाख वोटर थे जब एसआईआर शुरू हुआ। उससे पहले एसआईआर के दौरान जिले में कुल 28 लाख फॉर्म मिले। अब ये 28 लाख से लोग सोच रहे हैं कि हाँ भाई हमारा नाम तो आ गया है, जो बाकी 2 लाख हैं उनका कटा है। हम 28 लाख का तो नाम आ गया है क्योंकि अब हम 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से हैं। लेकिन यही खेल है, उन 28 लाख में से 2,94,000 लोगों के सामने बीएलओ ने लिख दिया है नॉट रिकमेंडेड। हमने सोचा है सिर्फ दरभंगा का मामला है क्या। फिर कैमूर जिले की एक लिस्ट मिली, सरकारी तरीके से नहीं, लिस्ट मिली। इतनी डिटेल लिस्ट है, बूथ बाय बूथ ये लिस्ट है, जो बताती है कि एग्जैक्टली कितने लोगों को नॉट रिकमेंडेड किया गया। अब कैमूर में 11 लाख लोगों का नाम लिस्ट पर आया है 1 अगस्त वाली लिस्ट में, और उसमें से 1,40,000 लोगों का नाम नॉट रिकमेंडेड में है। मतलब दरभंगा में 10.6%, कैमूर में 12.6%। बाकी जिलों की सूचना क्या है? चुनाव आयोग से मांगी, जवाब नहीं दिया। सीईओ से जाके पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, कहा कि कृपया चुनाव आयोग से कहिए कि वो इसका जवाब दे कि क्या ये नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ नामक कैटेगरी है कि नहीं है। अगर है तो इसका आधार क्या है, और कम से कम हमें संख्या तो बताइए। कायदे से उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जिसको नॉट रिकमेंडेड किया गया है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। समझ लीजिए क्या मतलब है इसका। अब तक हम केवल 65 लाख की बात कर रहे थे, वो 65 लाख तो गए, बच गए 7 करोड़ 24 लाख। इन 7 करोड़ 24 लाख में से भी अगर जो दरभंगा और कैमूर के आंकड़े हमें मिले हैं वो सही हैं, और अगर इसे औसत मान लें, औसत आप 10% पकड़ लीजिए, तब भी बिहार के 72 लाख लोगों के सर पे तलवार लटक रही है। प्रशांत भूषण ने इसकी भी मांग की है कि वोटर को बताना होगा कि उनका नाम क्यों नॉन रिकमेंडेड की सूची में डाला गया है, किस आधार पर नॉन रिकमेंडेड की सूची में डाला गया है, यह सब क्यों नहीं बताया जा रहा है। इसकी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। प्रशांत भूषण ने कहा, नॉन रिकमेंडेड का मामला 65 लाख लोगों के नाम काटने की तरफ भारी पड़ सकता है। योगेंद्र यादव का कहना है, अगर इनका नाम पेंडिंग में डाल दिया गया तो इस चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे वोटर की लिस्ट भी तुरंत प्रकाशित करनी चाहिए। अगर इनमें से 2% लोगों के नाम भी कट गए तो विधानसभा के स्तर पर भारी फेरबदल हो सकता है। राजद सांसद मनोज झा की तरफ से वकील फौजिया शकील ने कहा, बिहार से बाहर रहने वाले 1 करोड़ प्रवासी मजदूर होंगे। जल्दबाजी में एसआईआर किए जाने के कारण उन पर बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। अगर मजदूर बिहार के भीतर भी हैं तो राज्य में डिजिटल ढांचा अच्छा नहीं है। इस समय बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, नेटवर्क की हालत बुरी है। सितंबर और अक्टूबर में तो और बुरा होगा।
तो कहां से कोई दस्तावेज अपलोड करेगा या जाकर बीएलओ को देगा? वोटर को दावा और आपत्ति करने के लिए 24 दिनों का समय दिया गया है। अगर 1 लाख लोगों ने भी आवेदन कर दिया तो भी 20 दिनों में यह काम नहीं हो सकता। फौजिया ने याद दिलाया, किसी कोर्ट ने कहा है अगर जल्दबाजी में खराब नीयत से काम किया गया तो हम एक्शन लेंगे। वकील रश्मि सिंह ने कहा, कारण तो बताना होगा, लेकिन हर स्तर पर आयोग फेल हो रहा है। जनवरी में जो समरी रिवीजन हुआ उस पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ, वह तो बर्बाद हो गया। इसका कोई कारण नहीं बताया गया। 2003 से 2025 के बीच कितनी बार रिवीजन हुआ और इस पर जनता का कितना पैसा खर्च हुआ। 2023 की जाति गणना बताती है कि बिहार में अनुसूचित जाति के मात्र 0.37% लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। इसलिए चुनाव आयोग की जवाबदेही वोटर के प्रति ज्यादा बनती है। उन्हें कारण बताना होगा। आपको यह देखना चाहिए, महिलाएं अपना काम छोड़कर यहां आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की लाइन में हैं। न जाने इस तरह से कितनी महिलाएं बिहार में जगह जगह पर आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनाने की लाइन में लगी हैं। इनका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? इनके सर पर डेडलाइन क्यों डाली गई? अगर वोट कट जाएगा तो बाकी सुविधाएं भी चली जाएंगी। इससे डरी हुई है। कार्ड न ले रहा है, आवासीय कागज न बन रहा है, डाकघर परेशान रहे छी। और आज में की दिक्कत है? दिक्कत है बेटा सबके न है, अपने दिए बोला कि हर बेटा सबके न, तो कथी करेंगे सब गरीब आदमी। आवासीय का साइट नहीं खुल रहा है, हम लोग 2-2 बजे रात तक बैठते हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा क्या कहते हैं नेट काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ भी देख रहा हूँ वही प्रॉब्लम है, वही परेशानी है। लोग क्या कहते हैं घर से आकर के सुबह आती है शाम तक बैठते हैं, लोग चले जाते हैं, काम नहीं होता है, लोग परेशान है, क्या करें नहीं करें। बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लाखों करोड़ों आवेदन आए होंगे। उन्हें कम समय में बनाने की क्षमता बिहार सरकार की है भी या नहीं? बिहार सरकार ने इसके लिए कितने हजार कर्मचारी अलग से लगाए हैं ताकि लोगों के आवासीय प्रमाण पत्र जल्दी बन जाएं और किसी का वोट ना कटे, किसी को इंतजार ना करना पड़े? कभी आपने इस पर सोचा है? तो किस तरह का खेल चल रहा है बिहार में? कोर्ट ने कहा वे इस मामले को यहीं खत्म नहीं कर रहे, इसे तार्किक नतीजे पर ले जाएं। हम मानकर चलते हैं चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है, लेकिन आज के फैसले से कई बातें साफ हो जाती हैं। क्यों बिहार के वोटर को नहीं बताया जा रहा था उसका नाम क्यों कटा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है किसी का नाम किस आधार पर नॉन रिकमेंडेड की सूची में आया है? चुनाव आयोग खुद को बॉस समझने लगा था, जबकि संविधान ने उसे हर वोटर के अधिकार का संरक्षक बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यही याद दिला दी। 17 अगस्त से राहुल गांधी वोट के अधिकार को लेकर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने मोबाइल से चालू को दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल से न्यू यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग यही बताएंगे कि अपने मोबाइल से न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपके पास एक फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए। तो अगर आपके पास फ्रेश ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी बना लीजिएगा। तो चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं आपको कि न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल अपने मोबाइल में कैसे बनाएं।
न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करना है। तो न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद नीचे यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करना है। क्रिएट ए चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना है। आप जिस नाम से अपने चैनल को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना नाम लिख सकते हैं। आप जिस नाम से चैनल को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम आर्यन। आर्यन लिखने के बाद यहाँ पर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और यहाँ पर आपको क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्रिएट कर देना है। यहाँ पर आपका क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल बंद करें। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल बनकर तैयार हो गया। अब आता है इसका मेन सेटिंग। अभी ये वीडियो अपलोड करने लायक नहीं हुआ है, इसके लिए आपको और भी मेन सेटिंग करना है। तो चलिए वो भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और यूट्यूब चैनल को कैसे बनाना है आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल बनाना सीखिए। अब मेन सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल में आपको क्रोम को ओपन करना है। अब मेन सेटिंग करने के बाद आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन। यूट्यूब स्टूडियो लॉगिन लिख कर यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना है। फर्स्ट नंबर पर आपको आएगा यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका चैनल शो करने लगेगा। देखिए यहाँ पर चैनल शो करने लगा। अब आता है मेन सेटिंग करने के लिए आपको नीचे कॉर्नर में देखिए यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आएगा जनरल। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आएगा जनरल। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब आएगा सेकेंड ऑप्शन चैनल, तो यहाँ पर आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको अपने कंट्री से यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर पहले से इंडिया सेलेक्ट है। अगर आप में सेलेक्ट नहीं हो तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके सेकेंड ऑप्शन में आता है चैनल कीवर्ड। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा टेक चैनल है तो सबसे पहले मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगा। जैसे डिजिटल आर्यन टेक, मतलब अपने चैनल के हिसाब से लिख लेना है कि कोई भी सर्च करे तो यूट्यूब पर पहले नंबर पर हमारा चैनल आ जाए। उसके बाद आता है यहाँ पर सेकेंड सेटिंग, एडवांस सेटिंग। यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। अब यहाँ पर जाना है आपको, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा डू यू वांट चेंज योर चैनल मेड इन काइंड। तो क्या यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप अपने वीडियो को बच्चों के लिए बना रहे हैं। अगर नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है, अगर यस तो यहाँ पर यस करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर एलिजिबिलिटी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर एलिजिबिलिटी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर पर देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, जिसमें से एक पहले से ही ग्रीन है।
बचा 2 को ग्रीन करना था, 2 कैसे ग्रीन होंगे? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आपको यहाँ पर देखिए नंबर वेरीफाइड करेगा। तो आपको अपना यहाँ पर नंबर डालना है और OTP डालकर वेरीफाइड कर लेना है। जब आप अपना नंबर डालकर OTP डालकर वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद आप अपने वीडियो को अपलोड करके थंबनेल लगा सकते हैं। जब तक आप नंबर डालकर वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक आप चैनल में जब तक आप नंबर डालकर वेरीफाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपने वीडियो में थंबनेल नहीं लगा सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है एडवांस फीचर। तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि जब आप वीडियो अपलोड कीजिएगा तो ये अपने आप ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यह सेव हो जाएगा। अब आता है दूसरा सेटिंग। फिर आपको इसी सेटिंग पर फिर आपको नीचे यही सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा अपलोड। थर्ड नंबर पर आएगा अपलोड का ऑप्शन। तो आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस सेटिंग। तो आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर आएगा स्टैंडर्ड योर लाइसेंस। तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सेकेंड पर आएगा कैटेगरी। तो आप अपने वीडियो के हिसाब से कैटेगरी चुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप एजुकेशन बना रहे हैं तो एजुकेशन, टेक बना रहे हैं तो टेक, और वीडियो और कॉमेडी बना रहे हैं तो कॉमेडी। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है वीडियो लैंग्वेज। जैसे तो आपको अपने वीडियो के हिसाब से अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। जैसे कि अगर आप कॉमेडी बना रहे हैं तो यहाँ पर कॉमेडी चूज कर लीजिएगा। और अब थर्ड नंबर पर आता है वीडियो लैंग्वेज। तो अगर आपका वीडियो हिंदी में है तो यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अब थर्ड नंबर पर आता है वीडियो लैंग्वेज। अगर आपका वीडियो हिंदी में है तो यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका वीडियो इंग्लिश में है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले से हिंदी सेलेक्ट है। उसके बाद आता है आपका कैप्शन। उसको ऐसे ही छोड़ना है। लास्ट में आता है शो योर लाइक और वीडियो। क्या आपने लाइक को शो करना चाहते हैं? अगर शो करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर शो करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर टिक लगाया, उसको टिक। अगर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगाया, उसको टिक को हटाकर यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका YouTube चैनल बनकर तैयार हो गया है। अब आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपका YouTube चैनल बनकर तैयार हो गया है। अब आप अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बंद करिए 10 मिनट। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने मोबाइल से एक YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल से न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि अपने मोबाइल से न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको
क्योंकि यहाँ पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपके पास एक न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपने मोबाइल में न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी बनाने के बाद आपको क्या क्या करना है, चलिए ईमेल आईडी बनाने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को कैसे बनाना है, चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर आपको बताते हैं। तो ईमेल आईडी बनाने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करना है। तो ईमेल आईडी बनाने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहाँ नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास न्यू चैनल होगा तो आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन आएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा। तो चलिए बताते हैं आपको। तो ईमेल आईडी बनाने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब को खोल लेना है। तो चलिए, तो ईमेल आईडी बनाने के बाद अपने मोबाइल में यूट्यूब को खोल लेना है। तो यहाँ पर मैं यूट्यूब को खोल ले रहा हूँ। यूट्यूब को खोलने के बाद यहाँ पर नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रिएट अ चैनल का। तो आपको क्रिएट अ चैनल पर क्लिक कर देना है। क्रिएट अ चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। अगर आप क्रिएट अ चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चैनल का नाम लिखने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस नाम से अपने चैनल को बनाना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर मैं अपने तो चलिए मैं यहाँ पर एक YouTube चैनल का नाम लिख ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक नाम लिख ले रहा हूँ और अपने नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्रिएट चैनल पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट चैनल का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका चैनल बनकर तैयार हो गया। अब आता है मेन प्रोसेस। अभी ये चैनल वीडियो डालने लायक नहीं हुआ है। इसके लिए और भी महत्वपूर्ण सेटिंग करना है। तो इसके लिए अपने क्रोम में YT स्टूडियो को ओपन करना है। चलिए मोबाइल का स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कैसे सेटिंग करना है। तो उसके लिए अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है YT स्टूडियो लॉगिन। YT स्टूडियो लॉगिन लिखने के बाद आपको
YT स्टूडियो लॉगिन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। YT स्टूडियो लॉगिन लिखने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो पर आपको क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर YT स्टूडियो खुलकर यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका YT स्टूडियो खुलकर तैयार हो जाएगा। अब मेन सेटिंग करने के लिए आपको नीचे अब मेन सेटिंग करने के बाद आपको नीचे में सेटिंग का ऑप्शन है, वहां पर क्लिक करना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पर आएगा जनरल, तो जनरल पर आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड पर आएगा चैनल, चैनल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट नंबर पर आएगा आपको कंट्री चूज करने का। तो यहाँ पर आपको देखिए इंडिया चूज हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर कोई और कंट्री रहेगा तो आप इंडिया चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इंडिया चूज कर लेना है। इंडिया चूज करने के बाद सेकंड नंबर पर आएगा कीवर्ड, तो आप अपने चैनल के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड लिख सकते हैं। जैसे कि आपका चैनल का जैसे कि मेरे चैनल का नाम है डिजिटल आर्यन, तो मैं यहाँ पर डिजिटल आर्यन डिजिटल जैसे इस प्रकार, तो मैं यहाँ पर डिजिटल आर्यन तो मैं यहाँ पर डिजिटल आर्यन टेक ये सब कीवर्ड लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डिजिटल आर्यन टेक ये सब कीवर्ड लिख सकता हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने चैनल के हिसाब से कीवर्ड लिख सकते हैं। कीवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपको इसी सेटिंग पर जाना है। इसी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर पर आएगा सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको फिर आ जाना है एडवांस सेटिंग पर। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा डू यू वांट सेट यू चैनल यू मेड इन काइंड। तो क्या आप अपने वीडियो को बच्चों के लिए बना रहे हैं? अगर हाँ तो यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे तो यहाँ पर नो करना है। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव पर क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। फिर आपको इसी सेटिंग पर जाना है। इसी सेटिंग पर जाकर आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर एलिजिबिलिटी सेव पर क्लिक करने के बाद आप चैनल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फ्यूचर पर क्लिक करना है। फ्यूचर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा 3 ऑप्शन, जो कि एक ग्रीन हो गया है और 2 जो कि एक एलिजिबल हो गया और 2 नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एलिजिबल करना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर फोन नंबर डालकर अपना OTP लेकर वेरीफाइड कर लेना है। और सेकेंड नंबर पर सेकेंड नंबर को ऐसे छोड़ देना है, क्योंकि सेकेंड नंबर को ऐसे छोड़ देना है। आप वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे और सेकेंड नंबर को ऐसे छोड़ देना है। आप वीडियो बनाकर 2 महीने तक अपलोड और सेकेंड नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप वीडियो बनाकर अपलोड कर और सेकेंड नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप वीडियो बनाकर अपलोड कीजिएगा तो वो अपने आप एलिजिबल हो जाएगा। अब आता है थर्ड नंबर पर
और बताया थर्ड नंबर पर अपलोड डिफॉल्ट्स। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है। सेकेंड में आपको एडवांस सेटिंग पर जाना है। सेकेंड में आपको एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। अब आता है मेन सेटिंग। तो सबसे पहले आप अपने वीडियो के हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी चूज सकते। तो फर्स्ट नंबर पर है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। तो फर्स्ट नंबर पर है स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सेकेंड पर है कैटेगरी। तो कैटेगरी में नॉन है। तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी के वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप जिस कैटेगरी का वीडियो बनाएंगे अपने हिसाब से वहाँ पर चूज कर लेंगे। जैसे कि अगर आप कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर कॉमेडी चूज कर लेना है। और कॉमेडी चूज करने के बाद कॉमेडी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर कॉमेडी चूज करने के बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आएगा। आपको यूट्यूब कॉमेडी चूज करने के बाद आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आएगा वीडियो लैंग्वेज। तो आपका वीडियो हिंदी में है तो यहाँ पर हिंदी चूज कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हिंदी चूज कर ले रहे हैं हम। हिंदी चूज करने के बाद आपको हिंदी चूज करने के बाद आपको चौथे ऑप्शन में आएगा कैप्शन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद पांचवें ऑप्शन में आएगा आपको टाइटल या डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश चूज करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपका यूट्यूब चैनल बनकर तैयार हो गया है। अब आप यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपका यूट्यूब चैनल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बंद करिए।